छत्रपति शिवाजी महाराज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज इस समय एक तरफ पुर्तगालियों का भारत में लगातार आक्रमण, उत्तर भारत में मुगलों का भयंकर वाला आतंक, दक्षिण भारत में भी तरह तरह की सत्ताएं, वो शिवाजी महाराज जो मराठा साम्राज्य को समृद्ध करते हैं और मराठाओं का स्वाभिमान है। शिवाजी महाराज न कि मराठा शक्ति को बढ़ाया, इन्होंने हिंदूपद बादशाह होने के साथ साथ हिंदुओं के स्वाभिमान की भी रक्षा की है। आज हम उन्हीं शिवाजी महाराज की बात करने जा रहे हैं जिनका जन्म 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ उस समय उत्तर भारत में शाहजहां का शासनकाल चल रहा था, औरंगजेब का पतन हुआ था, शाहजहां का शासनकाल प्रारंभ हुआ था। मुगलों की सल्तनत भारत के अंदर चरम पर थी, मुगल शासन खतरनाक तरीके से अब बढ़ रहा था। उसी समय शाहजी भोंसले के यहां शिवाजी महाराज का जन्म होता है। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। कुछ समय बाद इनके पिताजी शाहजी भोंसले इन्हें छोड़ के चले जाते हैं। इनकी माता ने इनको पूरे पाठ पढ़ाए। इनकी माता ने बचपन में ही वीरता के किस्से कूट कूट के शिवाजी के मानसिकता में भरे। इनकी माता ने महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, कई पुराण और कई स्मृतियां और कई जातक कथाएं और पुरानी कथाएं ऐसी सुनाई इनको जिनमें वीरता के रस और वीरता के गुण कूट कूट के भरे जाते हैं। और वो है हमारे कोई और नहीं, शिवाजी महाराज। जिस तरह शिवाजी महाराज महान हुए उन्हीं तरह उनके पुत्र मात्र 20 साल बाद 1657 के अंदर इनके पुत्र जन्म लेता है जिनका नाम है संभाजी। संभाजी भी शिवाजी से भी खतरनाक बुद्धि वाले हुए और साथ में ज्ञानी भी हुए। शिवाजी महाराज दो प्रकार की क्वालिटी अपने अंदर रखते थे। शिवाजी महाराज चाणक्य जैसी बुद्धि रखते थे, महाराणा प्रताप जैसा साहस रखते थे। दो महायोद्धाओं का एक कॉम्बिनेशन बहुत कम होता है शासकों के अंदर। एक होता है शस्त्र चलाना, एक होता है शास्त्र पढ़ना। जो आदमी शास्त्र पढ़ता है वो शस्त्र विद्या में निपुण होने के चांसेस कम होते हैं। जो शस्त्र में महान होता है उसका शास्त्र कमजोर होता है। लेकिन इस कमी को मराठा साम्राज्य में संभाजी ने पूरी कर दी थी। संभाजी मात्र 13 वर्ष की आयु में 13 भाषाओं का ज्ञान ले लेते हैं और इनको साथ में तो शस्त्र का भी जबरदस्त ज्ञान होता है और शास्त्र का भी खतरनाक वाला ज्ञान होता है। वो थे संभाजी। मात्र 9 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी को लेकर मुगल दरबार तक भी पेश हो जाते हैं और वहां पर भी चतुर्विद्या का, कुटिल नीति का एक उदाहरण देते हैं। आज अपन बात करते हैं उन शिवाजी महाराज की तो दक्षिणी भारत का स्वाभिमान कहलाता है। दक्षिणी भारत में हिंदू सम्राट जिनका नाम है शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज पे चर्चा करेंगे जिनका जन्म 20 अप्रैल 1627। इनका जन्म सिवनेर दुर्ग में हुआ। पिताजी शाहजी भोंसले थे, माता जीजाबाई थी। गुरुजी इनका नाम था समर्थ गुरु रामदास जी। इनके शिक्षक दादा कोण देव जी इनके शिक्षक हुए। एक बात आपको मैं बतला दूं, शिवाजी महाराज इस्लाम से कभी नफरत नहीं करते थे। शिवाजी महाराज की लड़ाई थी मुगलों के साथ में। शिवाजी महाराज मुगलों को टक्कर देते थे। लड़ाई थी मुगलों के साथ न कि मुस्लिमों के साथ, क्योंकि बहुत सारे अजीज प्रिय मित्र और दरबार में सेनापति मुस्लिम थे शिवाजी महाराज के। तो याद रहे, शिवाजी महाराज हिंदू बादशाह भी है, धर्म की भी पालना करते हैं, इस्लाम विरोधी नहीं थे, वो मुगल विरोधी थे, क्योंकि मुगलों की नीति आप किसी से छुपी हुई नहीं है। छत्रपति शिवाजी सर्वप्रथम अधिकृत दुर्ग। अब मैं आपको जो तथ्य बताने जा रहा हूं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे वार करने वाले हैं। सर्वप्रथम अधिकृत दुर्ग वो है सिंहगढ़ किला। 1643 में यहां पर अधिकार किया जाता है। औरंगजेब का जो दूत है, औरंगजेब का दूत जो शिवाजी के पास सबसे पहले आता है, शाहिस्ता खान था, जो तोप लेकर यहां पर आता है। 1660 में यहां पर आता है। इसके बाद मिर्जा राजा जयसिंह यहां पर आते हैं और मिर्जा राजा जयसिंह आकर शिवाजी महाराज के साथ में संधि करते हैं। शिवाजी, अब आप बोलोगे शिवाजी महाराज ने संधि कैसे कर ली? कई बार प्रजा की रक्षा के लिए कुछ निर्णय शासक को, एक राजा को लेने पड़ते हैं। प्रजा की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यहां पर पुरंदर की संधि होती है 1665 में।
उस पुरंदर की संधि के समय शिवाजी महाराज के पास 35 किले हुआ करते थे। उन 35 किलों में से 23 किले शिवाजी महाराज ने इस पुरंदर की संधि के तहत सिग्नेचर करते हुए औरंगजेब को सुपुर्द कर दिए थे। लेकिन 23 किले सौंपने के बाद, मुगलों का व्यवहार बदलने के बाद यहां पर 350 किलों से ज्यादा किले दक्षिणी भारत के जीते भी थे। इसके बाद प्रथम राज्याभिषेक स्थल वो रायगढ़ था। शिवाजी का अंतिम अभियान 1677 के कर्नाटक अभियान को माना जाता है। शिवाजी के दक्षिणी भाग की राजधानी जीजी हुआ करती थी। जीजी नाम की जगह ये कर्नाटक के बॉर्डर में पड़ती है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब इनके दरबार के अंदर अष्टप्रधान हुए, यानी इनके दरबार में 8 अलग अलग महामंत्री होते थे। अलग अलग प्रकार के इनके दरबार में पेशवाओं का जो स्थान था सबसे बड़ा था पेशवा। यहां पर प्रधानमंत्री आप देख सकते हो ये रोल अदा कर रहे हैं, और ये अलग अलग विभाग के कौन कौन किसके मंत्री है वो भी आप देख पाओगे। देखिए सबसे पहले आपके पास है अमात्य, या इसे मजूमदार बोला जाता है। इनके पास वित्त एवं राजस्व मंत्री का प्रभार होता था। वाक्यनवीश, इनके पास डेली के कार्य, दैनिक कार्य जो भी लेखा जोखा होता था। सूरनवीय सचिव, ये राजकीय पत्र व्यवहार जो एक राजा के दूसरे राजा के बीच में मैसेंजर का, राजदूत का काम करता है, उसको सूरनवीय सचिव बोलते थे। दवीर या सुमंत विदेश मंत्री होता था, क्योंकि उस समय पुर्तगालियों का यहां पर आना जाना था, संधियां थी। और आपको बता दूं, शिवाजी महाराज हमारे देश के अंदर नेवी के संस्थापक भी है। इन्होंने समुद्री सेना का भी गठन किया था। सर नौबत इनके प्रधान सेनापति है। पंडित राव विद्वान एवं धार्मिक कार्यों में अनुदान देने वाले हैं। प्रधान न्यायाधीश को न्यायाधीश कहा जाता था। ये इनके दरबार में कुल मिलाकर अष्टप्रधान दल होता था। तो वो आपके सामने अष्टप्रधान दल है। फिर आप देख पा रहे हैं छत्रपति शिवाजी, इनके दरबार में कुछ आपको शब्दावलियों का सामना करना पड़ेगा। ध्यान रखें, कुछ शब्दावली मराठी भाषा के अंदर है, जिनकी डिटेल आगे की स्लाइड में फिर आपके पास आएगी। मुंशी क्या होता है? सचिव का कार्य करने वाला मुंशी होता है, मुंशी जी बोलते हैं। चिटनिश, पत्रचार लिपि करने वाला, टाइप करने वाला जो होता है, लिखने वाला चिटनिश कहलाता था। पागा, घुड़सवार सेना का नियमित संगठन करने वाला जो होता था, उसको पागाध्यक्ष बोलते थे। मावली, वैसे तो ये एक मावलिक क्षेत्र पड़ता है, मावली नाम से जिला भी पड़ता है। और मावली के जो लड़ाकू लोग होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। इनकी मार छापा मार गुरिल्ला पद्धतियां होती है, और वो इनके सबसे महान अंगरक्षक का काम करते थे। आपको पता हो, महाराणा प्रताप के भी दरबार के अंदर इस प्रकार से आदिवासी भील होते थे। पुंजा भील उनका नेतृत्व करते थे, तो छापामार पद्धति अपनाते थे। उसी तरीके से शिवाजी महाराज के दरबार में मावली के लोग होते थे, तो लड़ाकू होते थे, लेकिन शिवाजी के अंगरक्षक का वो कार्य किया करते थे। सिलेदार, स्वतंत्र सैनिक जिनके स्वयं के घोड़े व शस्त्र होते थे, ये सिलेदार होते थे, जो खुद की घोड़े लेकर आते थे, खुद की अस्त्र शस्त्र होते थे। और साथियों, तान्या जी की बात तो क्या ही करनी है, कितने खतरनाक आदमी थे। बरगीर, घुड़सवार सैनिक जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े व शस्त्र मिलते थे, यानी जिनको शिवाजी महाराज की तरफ से घोड़े दिए जाते हैं, शस्त्र दिए जाते हैं लड़ने के लिए, उनको बरगीर कहा जाता है। खुद के दम पर खुद के घोड़े, खुद के हथियार लेकर आते हैं, उनको सिलेदार कहा जाता है। फिर आप देखेंगे छत्रपति शिवाजी का राजस्व प्रशासन किस प्रकार से कार्य करता था। यह ध्यान देने वाला तथ्य है, खोपड़ी पे थोड़ा लोड देना पड़ेगा यहां पर आपको। राजस्व व्यवस्था का आधार मलिक अंबर की रेतवाड़ी व्यवस्था, जिसके अंदर जो कर था 33% से बढ़ाकर इसमें 40% कर दिया था। बात समझ में आएगी, अगली स्लाइड देखोगे तो। कर लिया जाता था नगद और अनाज के रूप में। टैक्स जो लेते थे, उस टाइम मुद्रा नहीं चलती थी, मुद्रा चलती थी, लेकिन मुद्रा का आम जनता में यूज ज्यादा नहीं था। और उस समय यहां पर नगद या अनाज लिए जाते थे, जनता अनाज दिया करती थी। शिवाजी की भूमि की जो पैमाइश की जाती थी, माप की जाती थी, वो काठी और जरीब, काठी भूमि मापने का यंत्र होता है, और जरीब भी भूमि, इससे मापन किया जाता था। राज कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए जारी ऋण जो होता था, जो ऋण दिया जाता था शिवाजी महाराज की तरफ से जनता को, उसको तकाबी बोला जाता था। विजित राष्ट्रों से वसूला जाने वाला सैन्य कर, यदि जिस पर आपने विजय प्राप्त कर ली है, हाल ही में नए राज्य पे विजय प्राप्त किए, गोलकुंडा को जीत लिया है, गोलकुंडा को जीतने के बाद पर उससे जनता से जो लिया जाने वाला कर है, उसको चौथ के नाम से जाना जाता है। जितना आपके पास में प्रोडक्शन हो रहा है, उसका चौथा हिस्सा आपको राजकोष में देना पड़ेगा, इसको चौथ कर के नाम से जाना जाता है। प्रधान मुखिया से आय का 1/10, जो गांव के प्रधान मुखिया हैं, उनसे 1/10 वसूला जाने वाला कर है, ये सरदेश मुखी कहलाता था। क्योंकि व्यवस्था बनाने के लिए आप बोलेंगे शिवाजी महाराज इतने महान थे, फिर वो जनता से कर काहे को लेते थे? तो आप बताइए, राजा कर नहीं लेगा, साम्राज्य का प्रबंधन कैसे करेगा?
साम्राज्य का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। आज एक छोटी सी आप टॉफी भी खाते हैं ना, उसका भी आपको कर देना पड़ता है। हम छोटी से छोटा कोई भी आइटम लेते हैं, उसका हमें टैक्स पे करना पड़ता है। और आप देखेंगे अगली स्लाइड, इनकी न्याय व्यवस्था किस प्रकार से हुआ करती थी। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं हाजिर मजलिस, अंतिम अपीलीय अदालत जो शिवाजी के साथ रहती थी। फाइनल डिसीजन आता था कि ये न्यायालय इस कदर इस डिसीजन पर पहुंचा है, ऐसे करके ऐसे ऐसे अब किया जाएगा। उस समय संविधान लिखित तो नहीं होते थे, पर संविधान उसमें मौखिक हुआ करते थे। मौखिक संविधान की पालना की जाती थी उस राजतंत्रात्मक शासन काल में। पटेल और पाटिल जो गांव का मुखिया हुआ करता था, ब्राह्मण न्यायाधीश, दीवानी और फौजदारी, दो तरह के न्याय हुआ करते थे। तो दीवानी न्याय है वो घरेलू मामलों को सुलझाया करता था। फौजदारी न्याय है ये बाहर के मामले, जनता के न्याय, प्रजा के जो न्याय होते थे उन सबको फौजदारी न्याय बोलते थे। जो घरेलू विवाद होते थे, घरेलू विवादों को सुलझाने के लिए जो न्यायाधीश होता था उसको दीवानी न्याय बोला जाता था। कुलकर्णी, भूमि का लेखा जोखा है वो करने वाला कुलकर्णी कहलाता है। देश पांडे, जिला अधिकारी जो लेखाओं का निरीक्षण था। ये साथियों सिविल सर्विसेज के बराबर कंपेयर किए जाने वाली पोस्ट है। ये महल, ये ध्यान, तरफ भी एक शब्दावली है। तरफ याद रखना, तरफ क्या है, तरफ एवं परगने हेतु हेतु शब्दावली है। ये लाइन आपको आगे क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी आप देखेंगे ये किसका मतलब क्या है। तरफ को देखो क्या होता है, तरफ शिवाजी के विकेंद्रीकरण में परगनों के अधीन जो इकाई होती है उनको क्या बोलते थे, उनको तरफ के नाम से जाना जाता था। आप देख रहे हैं मौजा, ये तरफ के अधीन जो इकाई होती थी, यानी जो विकेंद्रीकरण में जो परगने होते हैं, परगने मतलब आज के बराबर तहसील को देखा जाता है। और मौजा जो तरफ के अधीन इकाई होती थी। और कारकुन, जिले का खुफिया नविश जो होता था, एजेंट होता था, उसको कारकुन बोला जाता था। चौगुले, पटेल का सहायक व कुलकर्णी के लेखे की देखभाल करने वाला। पहले शब्दावली को आप पिरो कर देखें कि सबसे बड़ा कौन सा है, परगने में कौन है, और उसके बाद में यहां पर तरफ कौन है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तरत ए सर ए नौबत, 5000 घुड़सवारों का जो प्रधान होता था उसे सर ए नौबत बोला जाता था। इसी तरह से मुगलों के दरबार में 5000 घुड़सवारी वाला जो आदमी होता था, वो एक प्रकार की मनसबदारी प्रथा उनके दरबार में होती थी। और 5000 घोड़े वाले व्यक्ति को अमीर उल उमराव के नाम से जाना जाता था, या उमराव साहब कहा जाता था। ऐसी प्रथा मुगलों के दरबार में थी। और ऐसे ही हमारे यहां पर मराठाओं के दरबार में सर ए नौबत हुआ करते थे। हवलदार किले के 3 अधिकारियों में से एक होते थे। हवलदार आजकल पुलिस प्रशासन में यह पद होता है, लेकिन किले के 3 अधिकारियों में से एक ये बड़ा इंपोर्टेड पद हुआ करता था। और शिवाजी महाराज जिन्होंने हिंदुओं की लाज रखी, मराठाओं का स्वाभिमान, मुगलों को मुंह तोड़ जवाब देने में एक्सपर्ट रहे। और संभाजी के बारे में तो आप जानते हो, स्वाभिमान के लिए झुके नहीं, शरीर काट दिया गया, प्राणों को त्याग दिया, लेकिन बिल्कुल भी झुके नहीं। और आप देख सकते हैं शिवाजी महाराज की बहुत भयंकर वाली उपाधियां हैं। इनको हिंदू पद पादशाही कहा जाता है। हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए इन्हें हिंदू पद पादशाही कहा जाता है। आप देखेंगे हिंदू धर्मोद्धारक कहा जाता है। ब्राह्मणों की रक्षा के व्रत को पूर्ण करने के लिए इन्हें हिंदू धर्मोद्धारक कहा जाता है। छत्रपति क्यों बोला जाता है? क्योंकि क्षत्रिय है, राज्याभिषेक के समय धारण की गई उपाधि है। और छत्रपति शिवाजी, क्षत्रिय धर्म निभाना, पूर्ण रूप से निभाना, कर्तव्य के साथ, निष्ठा के साथ निभाना, इसलिए शिवाजी को छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता है। कुछ बुक भी लिखी जाती है जिनके अंदर शिवाजी महाराज की बहुत सारी बातें बताई जाती है। मराठों का उदय, आस्मिक अग्निकांड, ग्रांट डफ लिखता है। विदेशी लोग भी शिवाजी के ऊपर कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। मराठा संविधान, सैनिक, गणतंत्र, ये टोन लिखता है। शिवाजी राज्य डाकू राज्य, शिवाजी राज्य डाकू राज्य। और तो सुनिए, शिवाजी महाराज को औरंगजेब काला चूहा कहा करते थे, क्योंकि इनकी छापामार पद इतनी खतरनाक थी कि पता नहीं चलता था शिवाजी महाराज कहां से निकलकर आ गए, किस प्रकार से निकल कर आ गए। दुश्मन लोग इनके हथियार से डरते थे। वो खतरनाक शेर की पंजे की तरह दिखने वाला हथियार, आप कमेंट करके बताओगे मुझे, वो छुरा नहीं, वो कौन सा हथियार था, उस हथियार को क्या कहा जाता है? तो शिवाजी महाराज रखा करते थे, वो शेर की पंजे की तरह होते थे और लोगों की किडनी तक बाहर निकाल कर ले आते थे। वो कौन सा हथियार है? मराठा संविधान, सैनिक, गणतंत्र, टोन लिखता है। शिवाजी राज्य डाकू राज्य, बीए स्मिथ लिखते हैं। और शिवाजी राष्ट्र निर्माता जद्दूनाथ सरकार लिखते हैं। यह शिवाजी महाराज से जुड़ी बातें आज आपके सामने मैंने पेश की है। शिवाजी महाराज हमारे भारत के लिए एक स्वाभिमान है।
स्वाभिमान के लिए एक कमेंट निश्चित रूप से बनता है, लाइक बनता है। पूरे भारत में इस वीडियो को फैलाना है। शिवाजी महाराज जिन्होंने भारत के लिए स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, उन्हीं शिवाजी महाराज का मैं गुणगान करता हूं। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय शिवाजी महाराज।